लाइव देख रहा है वो लोग पहले से कुछ ना कुछ जानते ही होंगे बजट के बारे में, मैंने सुने होंगे या पढ़े होंगे खुद से। ठीक है, क्योंकि जो क्लास वन था उसी में बोल दिया था कि जो पहली बार यहाँ पे आके बैठ के सोच रहा है कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगा, उसको टफ हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैंने प्राइमरी लेवल से ऊपर थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि कीवर्ड वगैरह मैं डायरेक्ट बीच से ले आता हूँ, कीवर्ड तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहेगा तभी रिलेट कर ले पाओगे। ठीक है, इस बार बजट इंपॉर्टेंट किस लिए है? इंटरिम बजट आया है, इंटरिम बजट। ठीक है, उसके बाद फिर अभी मेन जुलाई में जनरल बजट आया है। ठीक, इंटरिम बजट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, पहला चीज। और जो कंफ्यूजन रहता है ये वाला इसका प्रोसेस में, ये पॉलिटी में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, स्टेजेस इन एनेक्टमेंट की प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट होगा बजट, डिस्कस होगा, स्क्रूटनी होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, फिर हर मिनिस्ट्री अपना डिमांड रखेगा, मिनिस्ट्री वाइज अपना डिमांड रखेगा कि मेरे को इतना पैसा चाहिए उतना पैसा चाहिए, उस हिसाब से मोशन चलेगा हाउस में, लोकसभा में। राज्यसभा के पास पावर नहीं हो, देखे थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। पासिंग ऑफ, उसके बाद फिर अगर हो गया तो अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा और पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल लास्ट में होगा। और दोनों का इसमें इसका क्या है, और ये वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट में भी यूज होता है। ठीक है, इंटरिम बजट में भी एक टेस्ट सीरीज में देख लिया था मैं गलती से, वहां पे बोला था कि इंटरिम सिर्फ वोट ऑन अकाउंट सिर्फ इंटरिम बजट में ही यूज होता है, जनरल बजट में नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग ये पॉलिटी का ही लक्ष्मीकांत से तो देखे थे कि वोट ऑन अकाउंट नॉर्मल केस में जब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास बजट पास हो चुका है, बजट के लिए मैंने डिमांड कर चुके हैं, और बजट प्रेसिडेंट का एसेंट लेते लेते 1 डेढ़ महीना लग जाएगा, तो उससे पहले मनी ग्रांट इन एडवांस दे दिया जाता है मिनिस्टर को कि तुम खर्च करते रहो, बाद में वो जब पास हो जाएगा बिल, एसेंट मिल जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो अपना वो खर्च उसमें से काउंट हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन वोट ऑन अकाउंट का मतलब यही होता है। तो इंटरिम बजट में इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेम चीज वही है कि यहाँ पे एक्ट नहीं बन रहा है, एक्ट बाद में प्रेसिडेंट अपना एसेंट देगा। और ये इंटरिम बजट का मतलब होता है कि जब तक गवर्नमेंट बनने से पहले तक का जो कुछ भी करना है वो सभी ये लोग यहाँ पे प्रोविजन ये रखे रहते हैं। और गवर्नमेंट जब बन जाएगा उसके बाद जो चुना हुआ गवर्नमेंट रहेगा वो अपना जनरल बजट लाएगा, और उस हिसाब से वो अपना फिर से बजट प्रेस करेगा। ठीक है, इंटरिम बजट में वही बस जो बचा हुआ जो 3 4 महीना है, जब तक कि नया गवर्नमेंट ना बन जाए तभी तक के लिए इंटरिम बजट लाया जाता है, और उसी चैनल में वोट ऑन अकाउंट करके एडवांस ग्रांट इन एडवांस लिया जाता है 3 4 महीना के लिए। ठीक है, अगर एक्ट नहीं भी बना है तो जो जनरल बजट में इसी इसी ये का ये लोग बैठ के मैंने ये कर लेगा, पास कर लेगा कि जो पिछला वाला जो इंटरिम बजट था उसका इसी में असेंट कर दो, प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट कर देगा कि इसी में असेंट कर दो, तो असेंट दे देगा रिक्वेस्ट, तो इसी में इसका भी पास हो गया। ठीक है, अगर सेम गवर्नमेंट आ गया तो ये होता है। इंटरिम बजट में ज्यादा मैंने सर मत खपाने लग जाना कि क्या है एक्सेप्शनल, कुछ कुछ नहीं एक्सेप्शनल है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी नहीं है, इतना मैंने अनएक्सेप्शनल है। ठीक है, और उसका स्पेशलिटी वही बोला कि जैसे नॉर्मली वोट ऑन अकाउंट नॉर्मल जनरल बजट के लिए भी रहता है, और वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट के लिए भी रहता है। ठीक है, इतना ही है इंटरिम बजट एक्स्ट्रा। बजट मेनली दो कैटेगरी में इसको ये करते हैं, रेवेन्यू कितना हो रहा है, रेवेन्यू वाला बजट, और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू वाला मतलब डे टू डे मैंने ईयरली जो ये एक साल में हर दिन जो कितना कितना थोड़ा बहुत जो खर्च होते रहेगा, ठीक है, तो वो ये रेवेन्यू बजट में आएगा। और ये कैपिटल बजट कि एक ही साल लेंगे लेकिन उसका जो आउटकम होगा वो एक साल से अधिक से ज्यादा का रहेगा, मैंने जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट एक साल के बाद भी दिखेगा। ठीक है, तो वो वाला कैटेगरी सब कैपिटल बजट में आता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए, ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने 1 महीना में बन गया, 2 महीना में बन गया, इसको नेक्स्ट ईयर भी बन सकता है, ये 3 4 साल बाद भी बन सकता है। और उसका जो इम्पैक्ट होगा, रोड बन गया, आज मैंने 3 साल लगा रोड बनने में, उसका जो रोड बनने का जो इम्पैक्ट होगा वो मैंने और 10 साल बाद भी उसका इम्पैक्ट दिखते रहेगा सोसाइटी में। ठीक है, तो जो एक साल के अंदर का जो भी कुछ भी मैंने चल रहा है डे टू डे, वो रेवेन्यू बजट में आ रहा है, और जिसका इम्पैक्ट एक साल से ज्यादा का हो जाता है उसमें कैपिटल बजट में आएगा ये। ठीक है, तो पहले रेवेन्यू बजट देख लेते हैं। पहले रेवेन्यू बजट देख लेते हैं। रेवेन्यू में भी दो कैटेगरी, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू, अब रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसा आ रहा है, तो टैक्स वाले चैनल से जो पैसा आ रहा है,
और फिर नॉन टैक्स वाले चैनल से पैसा आ रहा है। तो टैक्स वाले चैनल से कैसे आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बताओ मेरे को क्या क्या है, क्या लिखूँ यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स बताओ। सर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम, टैक्स, हाँ देन इनकम, कैपिटल गेन टैक्स, हाँ और और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड हाँ हाँ मैट एक बिल्कुल था बिल्कुल। सर, हाँ मिनिमम बिल्कुल। अल्टरनेटिव टैक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब सर सेंट्रल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का टैक्स डायरेक्ट होगा सर, टैक्स। हाँ, क्या क्या? प्रॉपर्टी टैक्स होगा सर, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स टैक्स होगा सर, स्टेट का है, डायरेक्ट टैक्स। स्टेट का है, वो होगा प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा। लैंड टैक्स, ठीक है, ये भी डायरेक्ट टैक्स में आएगा, स्टेट के अंदर में आता है ये। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये तीन चार टैक्स आता है, ठीक है। तो टैक्स रिवेन्यू से जो कलेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जीएसटी वाला भी, ठीक है, तो ये सब टैक्स रेवेन्यू में आएगा, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। और नॉन टैक्स वाले में, जैसे फी कोई कलेक्शन किया या फाइन मारा, ठीक है, यूजर चार्जेस, जैसे कि सर्विस दे रहा है वाटर का, तो वाटर का पैसा ले रहा है, तो वो वाला पैसा, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, कि किसी को इंटरेस्ट मैंने दिया था प्रिंसिपल अमाउंट, और उसका इंटरेस्ट आ रहा है हर महीने, ठीक है, तो वो वाला पैसा, वो भी टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट होगा। यहाँ पे डिविडेंड जो पीएसयू का जो हर महीना प्रॉफिट जो हो रहा है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट होगा। ये वाला मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। ग्रांट, ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट से जो मैंने ग्रांट आता है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट का ही नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही काउंट होगा, ठीक है। मैंने इसे ग्रांट मिल रहा है, तो हम लोग सोचेंगे कि अच्छा ये जो ग्रांट मिला, तो इसका तो इम्पैक्ट मैंने लंबे समय तक का, जैसे वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से कुछ पर्पज के लिए पैसा लिया, ठीक है, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए या मेट्रो बनाने के लिए, जो भी, ठीक है, ले लिया, तो हम लोग को एग्जाम हॉल में बाय डिफॉल्ट लगने लगेगा कि वो कैपिटल गेन में चले जाएगा। लेकिन ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइज फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ही ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट का नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। याद रखना ये चीज, ये पॉइंट भूल जाने वाला है, इसको रिमार्क करना। बाकी सब नॉर्मली तुम देख कर लोगे कि हाँ रेवेन्यू में ही आएगा, डेली डेली फी फाइन वगैरह, यूजर चार्जेस, सब डेली लेन देन वाला चीज है। इंटरेस्ट इनकम हर महीने कलेक्शन करने वाला चीज है। डिविडेंड ऑफ पीएसयू हर महीने, मैंने जो महीने का जो प्रॉफिट होगा, वो पीएसयू का वो रखेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम मिंट, ठीक है, इनकम फ्रॉम मिंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा प्रिंट करेगा, जैसे मान लो 10 रुपए का कॉइन है, तो 10 रुपए का कॉइन है, उसको बनाने में 2 रुपया लगा, तो 2 रुपया बना लगा, और 10 रुपया दिया वो आरबीआई को, तो आरबीआई से आज 8 रुपया का जो प्रॉफिट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा 8 रुपया, ठीक है। तो जो भी इनकम फ्रॉम मिंट है, इनकम फ्रॉम मिंट है, वो कौन रखेगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट होगा, और रेवेन्यू रिसिप्ट में काउंट होगा, ठीक है। याद रख लो, कम है, याद रखना है। तो और आते हैं, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट का, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट का टैक्स और नॉन टैक्स कलेक्शन था ये, कि कैसे कैसे हम लोग पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट में, जो जो पैसा डेली बेसिस पे आ रहा है, महीने बेसिस पे, डेली बेसिस पे, ठीक है, उसको हम लोग कैसे, मैंने किस चैनल से आ रहा है वो देखे। डायरेक्ट टैक्स कैसे बोले डेली बेसिस पे, कि कोई कॉर्पोरेट है, कंपनी है, टाटा वगैरह, ये लोग डायरेक्ट टैक्स अपना पे कर रहा है, ठीक है, या तो मंथली पे करेगा, या तो ईयरली, जैसे मार्च में, मार्च होया तो उस समय बोल देता है गवर्नमेंट के अभी इनकम टैक्स फाइल करो, रिटर्न करो, जो भी है अपना, तो वो पे करते हैं वो लोग अपना मंथली, कि हाँ मेरा इस महीने का इतना करके, साल भर में जन एक 12 महीने का वो लोग शो कराते हैं। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वगैरह जो हो गया, सब यहाँ पे काउंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा मैंने ब्रॉडर सेंस में यही याद रखना कि ये डे टू डे लाइफ बेसिस पे ये रहता है, और ये एक साल से मैंने ज्यादा तक का कुछ भी इम्पैक्ट रहेगा, तो उसको हम लोग कैपिटल, जैसे वहां पे पढ़े थे ना बीओपी क्राइसिस में, दो अकाउंट था, एक करेंट अकाउंट था, एक कैपिटल अकाउंट था, तो कैपिटल अकाउंट का भी वैसे ही जो इम्पैक्ट था, वो एक साल से ज्यादा तक का था। फिर हम लोग वही मनी मार्केट में पढ़े थे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में था कि एक साल से ज्यादा के लिए लोन चाहिए, तो ऐसी चैनल से डेब्ट इक्विटी यूज करो, और मनी मार्केट में पैसा चाहिए मतलब एक साल से कम के लिए, तो वही यहाँ पे अभी ये वही मनी स्ट्रक्चर यहाँ भी चले आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का, ठीक है, जैसे इनकम हो रहा है डेली बेसिस पे, वैसे एक्सपेंडिचर भी इसका डेली बेसिस पे ही पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर होगा, तो जैसे हेल्थ का, हॉस्पिटल वगैरह को खर्च दिया, जो पैसा दिया, उसका इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो सब में खर्च हुआ, दवाई के लिए जो खर्च हुआ,
ठीक है, वो सब के लिए। एजुकेशन में बुक्स वगैरह के लिए हर साल दे रहा है। सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, टीचर का पेमेंट हो रहा है, वो सब डेवलपमेंटल खर्चा में आएगा। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ये वगैरह दे रहा है, सब्सिडी वगैरह, तो सब डेवलपमेंटल में काउंट करेगा। ठीक है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। माइंड में ऐसे ही रखना कि जो डेली बेसिस पे हो रहा है या डे टू डे बेसिस पे हो रहा है, उसको हम लोग रेवेन्यू वाला कैटेगराइज में कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल वाला फॉर लॉन्गर पर्पज। नॉन डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंटल, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, अपना हथियार वगैरह में। ये एक बार ओपीएससी पूछा था 2020 वाले क्वेश्चन में कि सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मैंने उस साल बजट में किस किस ये में किया है। ठीक है, तो उस साल के लिए डिफेंस में किया था गवर्नमेंट। कोविड का टाइम था, उसका ज्यादा एक्सपेंडिचर हेल्थ में हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि उस समय डिफेंस में, मैंने चाइना अटैक हुआ था, चाइना कर दिया था अपना लद्दाख में, तो उस समय डिफेंस पे अच्छा खासा इंडिया इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट उस समय डिफेंस पे हो गया था एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओपीएससी यही क्वेश्चन 2020 में पूछा था ओपीएससी। इंटरेस्ट पेमेंट, अगर जैसे अगर एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, जैसे मान लो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है तो जब चुकाएगा चुकाएगा वो तो बाद का बात है, लेकिन इंटरेस्ट तो देते रहेगा ना टाइमली, हर मंथ देते रहता है इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो नॉन डेवलपमेंट में आएगा। और ये डेवलपमेंट में ये सब देखें। सब्सिडीज वगैरह जो देते रहता है गवर्नमेंट, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, सैलरी वगैरह जो पेमेंट कर रहा है, पेंशन जो दे रहा है, ग्रांट टू स्टेट, ये याद रखना, क्योंकि स्टेट लेता है तो किस पर्पज के लिए यूज करेगा। एक साल से ज्यादा पर्पज, जैसे मान लो स्टेट लिया और रोड बनाया, तो तुम्हारे दिमाग में आया कि शायद ये कैपिटल ये में आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। दो चीज बोला हूँ बहुत रिमार्क करने के लिए। ग्रांट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, और ग्रांट टू स्टेट, स्टेट को अगर कोई ग्रांट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाले में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा वो। ठीक है, याद रखना ये इतना छोटा छोटा फैक्ट, रिवाइज करोगे तो याद रह जाएगा। हाँ, अभी 2024 के बजट में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो था, ठीक है, वो मैंने 11.5% के आसपास ही था। इसका दिखाने का मकसद यही था कि जो कलेक्शन हुआ है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स। और उसका कारण ये भी है कि इनकम टैक्स जो रिसिप्ट था वो हाई था। किससे? जीएसटी से। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ से भी कंपेयर कर लेना। इस बार का जो एक्सपेंडिचर में, इस बार का एक्सपेंडिचर में, सॉरी, कलेक्शन में इनकम टैक्स हाईएस्ट है। ठीक है, जीएसटी सेकंड में है। ऐसे पेपर में दिखा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई। ठीक है, मॉपअप रिकॉर्ड हाई करके ऐसे हेडलाइन बन रहा है इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में। लेकिन जीएसटी सेकंड था, इनकम टैक्स सबसे ज्यादा मैंने सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कलेक्शन इनकम टैक्स के थ्रू से हुआ है। एकदम याद रखना है, मैं कह रहा हूँ पूरा याद रखो। ठीक है, वैसे ही एक्सपेंडिचर में इंडियन गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा किया है वो। ठीक है, मैं बताया था कि डिफेंस का भी 2020 में एक नंबर पे था, तो वही पूछा था कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस पे हुआ है, तो उस साल डिफेंस पे हुआ था। तो अभी क्या चल रहा है? इंटरेस्ट पेमेंट पे सबसे ज्यादा है पेमेंट। उसके बाद सब्सिडी देता है गवर्नमेंट, खर्च कर रहा है। उसके बाद ग्रांट टू स्टेट, मैंने उसके बाद स्टेट को ग्रांट दे देता है। और उसके बाद लास्ट में डिफेंस आ रहा है। ठीक है, ये बजट का था, थोड़ा सा डिप डाटा। अब आते हैं, देखो रेवेन्यू देख लिए। अभी तक किसी को कुछ डाउट? नहीं सर। ठीक है, रेवेन्यू देख लिए। जो डे टू डे बेसिस पे जो खर्च हो रहा था, जो इनकम आया, जो खर्च हुआ, वो। अब कैपिटल है। कैपिटल, कैपिटल में देख लेते हैं क्या क्या है कैपिटल बजट में। कैपिटल बजट में वही कैपिटल रिसिप्ट, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब जो कलेक्शन हो रहा है, जो इनकम आ रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, पीएसयू को डिसइन्वेस्ट करके। ठीक है, पीएसयू को डिसइन्वेस्ट करके जितना भी मैंने जो भी कलेक्शन होगा, वो हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में रखेंगे। और क्या? रिकवरी ऑफ पास्ट लोन, कुछ पुराना लोन का पैसा है, दिया हुआ है 10 साल से प्रिंसिपल अमाउंट, उसको रिकवर कर लिए, तो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा वो। सेलिंग गवर्नमेंट एसेट्स, गवर्नमेंट का एसेट्स बेच के, स्पेक्ट्रम हो गया, कॉल ब्लॉक हो गया, लैंड मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक स्कीम आया था एनएमपी,
तो वो सबसे भी बेच बाच के जो भी पैसा कलेक्शन होगा वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। फिर गवर्नमेंट का बोरोइंग, ठीक है, गवर्नमेंट का बोरोइंग। तो ये सब चारों का चारों मेमोराइज रखना, कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ठीक है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, लोन रिकवरी, पीछे का कोई अगर पैसा दिया हुआ है किसी को, उसका रिकवरी कर रहा है, तो पैसा आ गया वापस, तो उसको रिसिप्ट में रखेंगे, कैपिटल रिसिप्ट में रखेंगे। सेलिंग गवर्नमेंट एसेट, सरकार का कुछ एसेट बेच रहा है, कोल ब्लॉक या स्पेक्ट्रम वगैरह टेलीकम्युनिकेशन लाइन के लिए। फिर बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, चारों का चारों याद रखना है, कैपिटल रिसिप्ट में है, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिपेमेंट ऑफ पास्ट लोन, पीछे का कुछ लोन था इंडियन गवर्नमेंट पे, उसको चुकाया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लोन टू स्टेट एंड यूटी, वहां पे ग्रांट था जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा था, यहाँ पे लोन है, उसको भी ये कर लो, कंफ्यूज मत होना दोनों में, कि ग्रांट टू स्टेट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और लोन टू स्टेट एंड यूटी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये सब पॉइंट वहाँ एग्जाम हॉल में डगमगाता है, इसको याद रखना अच्छे से। एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट था जो मैंने पता होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए कि हाँ कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको मेमोराइज करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। पूछता है, पूछेगा भी। अब छोटा मोटा डेफिनेशन है जो, ये तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे में बार बार यूज किया है पेपर में, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, ठीक है। ये पिछले 1-2 साल से मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी यूज कर रहा है और बजट भी मैंने ये कर रहा है, इसको ध्यान दे रहा है इस पे। इफेक्टिव इकोनॉमिक, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ लिए, ठीक। तो ये कह रहा है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इफेक्टिव, जैसे एक तो इफेक्टिव मेजोरिटी पढ़े थे, ठीक है, तो वैसे ही इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये इसका मतलब होता है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ यहाँ से, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हुआ प्लस प्लस ये रेवेन्यूअल एक्सपेंडिचर से उठ के आया है ग्रांट इन एड टू स्टेट, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। याद रखना ऐसे ही कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो प्लस ग्रांट इन एड टू स्टेट, वो रेवेन्यू वाला, ये वाला, इसको बोलेंगे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। वही चीज यहाँ लिखा हूँ, कैपिटल आउटले ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑफ अ कैपिटल एसेट। कुछ भी मैंने कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहा है तो उस पैसे को इफेक्टिव बोलेंगे, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कि मैंने जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो बहुत इफेक्टिव है, कब बोलेंगे? जब वो कोई मैंने कैपिटल एसेट क्रिएट कर रहा है वो। तो कौन से कैसे करता है? जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, देखो हर चीज में यहाँ पे अगर स्टेट ड्यूटी को दिए तो हो सकता है कि वो कैपिटल मैंने क्रिएट करेगा एसेट, लोन के थ्रू से लिया तो क्रिएट करेगा, जो एसेट क्रिएट करेगा। एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, एसेट क्रिएट करेगा। रिपेमेंट ऑफ पास्ट लोन, अपना पास्ट लोन मैंने रिपे किया तो कुछ जो लिया था लोन, उसको जो लोन लिया था उसको यूज किया हुआ कहीं क्रिएट मैंने क्रिएशन, एसेट क्रिएशन में, ठीक है। और अभी उसको चुका के क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि इफेक्टिव हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी को बोलेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, प्लस जो ग्रांट इन एड टू द स्टेट। या फिर यहाँ पे लिख लो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ एसेट। वो वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट एसेट से रिलेटेड हो, मैंने एसेट क्रिएशन से रिलेटेड हो, और ग्रांट इन एड ये रेवेन्यू वाला पार्ट से आया उठ के, ठीक है। उसको हमें इफेक्टिव इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये मैं शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखता है, पेपर में भी लिखता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, कैपेक्स लिखता है, ठीक है। फॉरेक्स लिखेगा, फॉरेक्स एक्सचेंज को, ठीक है। तो ये एक्स है यहाँ पे, ये कैपेक्स, ये एक्सपेंडिचर बता रहा है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर वैसे ही ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये बस यहाँ पे कैपिटल है बोल के मैं यहीं पे डिस्कस करा दिया हूँ ये चीज। ये बजट में देखा, इसमें इकोनॉमिक सर्विस में बार बार यूज कर रहा था। होता क्या है कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, पार्ट ऑफ ए कंट्री टोटल एक्सपेंडिचर, मैंने कंट्री का जो टोटल एक्सपेंडिचर का जो पार्ट है, विच इज नॉट कंज्यूम्ड बट एडेड टू द नेशन फिक्स्ड टेंजेबल एसेट,
जिसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा खत्म, कंज्यूम करके खत्म नहीं कर दिया, क्या किया, उसको यूज किया कुछ नेशन के लिए फिक्स्ड एसेट बनाने में। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट मतलब जैसे कि मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, कोई टावर बनाया, टेलीफोन टावर बनाया, ठीक है, कुछ और बनाया, तो जो माने जिसको कंज्यूम करने से खत्म हो जाएगा उस टाइप वाला में नहीं, कुछ फिक्स्ड टेंजेबल एसेट एंड स्टॉक, कुछ उसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दो चीज से बन के मैंने ये हो रहा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये जीसीएफ में बस एक फिक्स्ड लग गया है, तो उसकी वजह से क्या फिक्स्ड क्यों लगा है फिक्स्ड, ठीक। और क्या जीसीएफ जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये, वो दो चीज से मिलकर बना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड वैल्यूएबल। मतलब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि कंट्री का टोटल एक्सपेंडिचर किस चीज पे, कुछ ऐसा चीज पे जो ठोस हो, ठीक है, टेंजेबल हो, जिसको छू सके और वो एसेट हो, ठीक है, तो उस पर अगर खर्च कर रहे हैं तो हम लोग जीसीएफ बोलेंगे। ठीक है, तो कैसा, ऐसा क्या चीज होगा, अगर हम लोग आर एन डी पे खर्च किए और कोई ऐसा चीज बना क्रिएट किए जो टेंजेबल हो, तो उसको हम लोग जीसीएफ बोलेंगे। फिर मशीन एंड इक्विपमेंट, मशीन एंड इक्विपमेंट, कोई हम लोग प्लांट के लिए मशीन और इक्विपमेंट बनाए जिससे प्रोडक्शन होगा, तो वो भी टेंजेबल है प्लस एसेट है, वो पैसा देगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लांटेशन क्रॉप, जो पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप में इरिगेशन पाइपलाइन बिछा है, ठीक है, मैंने जो वाटर स्प्रिंकलर बिछा है, वो सब इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्लांटेशन क्रॉप के लिए, ठीक है, वो सब टेंजेबल है और एसेट है वो सब, तो वो सब यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट होगा। क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाए, टनल बनाए, तो ये सब फिक्स्ड यहाँ पे आया ये। प्लस और क्या बोल रहा है, चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब जैसे कोई भी कुछ भी प्रोडक्शन क्रिएट करना है हम लोग को, सामान बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल एक बार बना के यूज कर दिए हम लोग, ठीक है, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल बचा हुआ है, तो जो इन्वेंट्रीज है उसको बोलते हैं, जो बचा हुआ रॉ मटेरियल है उसको इन्वेंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ है उसको इन्वेंट्रीज बोलते हैं कि ये सब सामान अब अगला वाला जो खेप ये आएगा, स्लॉट आएगा, उसमें हम लोग यूज कर लेंगे। तो वही बोल रहा है कि इन्वेंट्रीज जो रहेगा प्लांट में या फैक्ट्री में, वो सब टेंजेबल है, हाँ टेंजेबल है, और क्या, वैल्यूएबल, कोई गोल्ड वगैरह टाइप में, कि अगर गोल्ड भी खरीद के रखे हैं, एक्सपेंड किए हैं, एक्सपेंडिचर गोल्ड पे किए हैं, तो वो भी टेंजेबल और एसेट है, ठीक है, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, टेंजेबल है, एसेट है, तो ये सब चीज को ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, याद रखना। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोल देगा कि अ, मैं ऐसे देखा था क्वेश्चन कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या, कौन सा इनमें से कौन सा नहीं होगा, इनमें से कौन सा नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब था आर एन डी, मशीन इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांटेशन क्रॉप, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी था, और ये दोनों भी डाल दिया था, ठीक है, तो ये तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे ये सिर्फ ये चार मैंने ये चार चीज है, इसको ध्यान रखना, और ये चीज नहीं है, ठीक है। और अगर पूछ लेगा कि जीसीएफ में क्या क्या है, तो ये सब लिखना, ये चार चीज और प्लस ये, ठीक है, यह डिस्कस हुआ है, बार बार हुआ है आगे पीछे करके इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए यहाँ पे है ये चीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये तो बता दिया कि डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स से, ठीक है, और इनकम टैक्स हाईएस्ट है, मैंने हाईएस्ट रहा अपना इनकम टैक्स कलेक्शन कंपेयर टू बाकी जितना टैक्स के थ्रू से था, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स इवन, एक्चुअली कॉर्पोरेट टैक्स पहले ज्यादा था, 35% के अराउंड था सबके लिए, लेकिन बाद में गवर्नमेंट वही लफार कर लफार कर को फॉलो करते हुए बोला कि मैंने एक हद से टैक्स रेट ज्यादा बढ़ाएंगे तो कंपनी फिर टैक्स इवेड करने लगेगा, ठीक है, तो 35% से अभी 25% कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए क्रिटिसिज्म होता है कि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो कैसे ज्यादा कलेक्ट हो रहा है कॉर्पोरेट टैक्स से, ये तो प्रोग्रेसिव नहीं हुआ ना, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कलेक्शन होना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा कलेक्ट होना चाहिए था जीएसटी से, क्योंकि ये सब प्राइवेट कंपनी है, ये सब कैपिटलिस्ट हैं, ये लोग प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, जनता का खून चूस के क्यों बने प्रॉफिट बना रहे हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है जो भी लेफ्टिस्ट या ओपोजिशन होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट, याद रखना, याद रखना, ये फैक्ट, मैं एटलीस्ट इतना फैक्ट तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम याद रखोगे। और क्या, सब्सिडीज जो है
सब्सिडी में इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फूड में देता है। पहले ये दोनों आगे पीछे होते रहते हैं, फर्टिलाइजर और फूड आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अभी याद रखना कि फूड अब आगे ही रहेगा हमेशा, क्योंकि इतना सारा स्कीम आ गया है कि गवर्नमेंट अब खिला रहा है सबको, 80 करोड़ 80 करोड़ पॉपुलेशन को गवर्नमेंट खिला रहा है NFSA एक्ट के थ्रू से। ठीक है, तो अब ये बाय डिफॉल्ट ही फूड ही रहेगा आगे। पहले ऐसा होता था कि फर्टिलाइजर कभी आगे निकल गया, क्योंकि फर्टिलाइजर का दाम बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है मार्केट में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर का प्राइस हाई हो जाता है तो गवर्नमेंट को ज्यादा सब्सिडी देना पड़ जाता है उस समय। ठीक है, तो पहले फर्टिलाइजर कभी आगे होता था, कभी फूड रहता था, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट फूड ही रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि 80 करोड़ को खिलाना मजाक बात नहीं है। ये चीज बजट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर वाला ये लोग बनाता है बजट। ठीक है, बजट को हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सब हम पॉलिटी में देख चुके हैं, बस खाली एक बार जो है उसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर बजट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर बजट, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में ये करते हैं, ले डाउन करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, नो मनी बिल एंड नो डिमांड फॉर ग्रांट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। मैंने मनी बिल या फिर डिमांड फॉर ग्रांट बिना प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन से नहीं होगा पास। नो मनी बिल कैन बी विड्रॉन फ्रॉम CFI। नो मनी, कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता विदाउट CFI, CFI का अप्रोप्रिएशन एक्ट के थ्रू से। ठीक है, CFI से पैसा निकालना है तो अप्रोप्रिएशन एक्ट पास होगा, उसके बाद निकालते हैं। लेकिन अप्रोप्रिएशन एक्ट को पास होते होते टाइम लगता है बोल के वोट ऑन अकाउंट का चैनल है, जहाँ पे ग्रांट इन एडवांस मिल जाता है, मैंने एडवांस में पैसा मिल जाता है मिनिस्टर को और वो लोग खर्च करते हैं। ठीक है, नो टैक्स लिवाइड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी, ये भी देखे थे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबोलिश, बताया था, कट मोशन। ठीक है, पेट कट, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट, उससे हटा। राज्यसभा हैज नेग्लिजिबल रोल। CFI का चार्ज, CFI का चार्ज नॉन वोटेबल जिसपे वोट नहीं किया जा सकता है, तो इनका सब सैलरी इनकम वगैरह पे यूपीएससी स्पीकर, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन यहाँ पे है। CFI का एक्सपेंडिचर जहाँ पे मेड वो वोटेबल होता है, PCI CBC NHRC, यही सब इन लोग का डिमेरिट है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल याद दिलाता हूँ कि TN सेशन वोटर आईडी कार्ड के लिए जो फोटो वोटर आईडी कार्ड जो बोलते हैं कि फोटो लगवाने बोल रहे थे वोटर आईडी कार्ड में, तो उसके लिए पार्लियामेंट पैसा नहीं दे रहा था। ठीक है, पार्लियामेंट उसके लिए पैसा पास नहीं कर रहा था बजट में, तो बोले कि जब तक वोटर आईडी कार्ड का पैसा पास नहीं होगा तब तक मैं इलेक्शन ही नहीं कराऊंगा। ठीक है, TN सेशन 1993 में, तो मजबूरन फिर गवर्नमेंट नेक्स्ट अपना ये में बजट पास किया, और उसके बाद फिर वोटर फोटो आईडी कार्ड बना, और उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ। ठीक है, स्टेजेस तो देख लिए, स्क्रूटनी होगा, वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी देख लो, ये रिवाइज कर लेना तुमको, तुम्हारा वही जो पॉलिटी का जो PDF किया हूँ उसमें भी ये चीज़ है, यहाँ पे भी है, उसको हम लोग पॉलिटी के एंगल से रिवाइज किए थे बहुत अच्छे से, देख लेना। अब डिफिसिट, डिफिसिट के अभी देखें हम लोग ऊपर में बजट का रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब उन्हीं को बीच में प्लस माइनस करके कुछ होता है डिफिसिट। अगर कम हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से तो डिफिसिट हो जाता है। तो वही चीज़ है कि रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है कि अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है तो हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू डिफिसिट। मेजर रीजन इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या क्या बताया था, बताओ कोई एक आध तो। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बताया हूँ अभी रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट में, क्या क्या बताया था नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। चलो हिंट्स देता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, और क्या बताया था, डिफेंस, सर और अरे कुछ भी जो मैंने डेवलपमेंटल पर्पज के लिए लॉ एंड ऑर्डर बताया था क्या। यूनिटी एंड मोस्टली इंटीग्रिटी। मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है अपना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च हो जाता है बोल के रेवेन्यू डिफिसिट मारता है अपना। ठीक है, मेजर रीजन यही है इंडियन रेवेन्यू डिफिसिट होने का। ठीक, फिर इफेक्टिव
जैसे वहां पे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़े, वहां जैसे यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट किसको बोलेंगे? रेवेन्यू डिफिसिट तो हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट किसको बोलेंगे? तो उसी को इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट बोलेंगे। जब रेवेन्यू डिफिसिट से हम लोग जो खर्च किए हैं, ग्रांट जो दिए हैं स्टेट को, उसको अगर निकाल लें तो उसको हम लोग इफेक्टिव बोलेंगे, क्योंकि ये हम लोग का एक्चुअल में ये एसेट क्रिएशन वाला काम है, तो इसको हम लोग रेवेन्यू डिफिसिट में काउंट नहीं करना चाहिए हम लोग को। क्यों? क्योंकि ये एसेट क्रिएशन का बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये प्रणब मुखर्जी जो थे जब फाइनेंस मिनिस्टर, तब इंट्रोड्यूस किए थे ये। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, इफेक्टिव मतलब असरदार। जैसे वहां पे असरदार कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट कर रहा हो प्लस ग्रांट इन एड टू स्टेट। ठीक है, तो वो दोनों को मैंने असरदार एक्सपेंडिचर बोल रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट किसको बोलेंगे? कि सबसे मैंने असरदार रेवेन्यू डिफिसिट किसको कब बोलेंगे? जब रेवेन्यू डिफिसिट से हम लोग इसको निकाल देंगे, इसको निकाल दिए तो जो बचा रेवेन्यू डिफिसिट, उसको हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट बोलेंगे, ईआरडी। ठीक है, इसको क्यों निकाले? क्योंकि ये एसेट क्रिएशन वाला काम है ये मैंने नॉर्मली मैंने कंज्यूम नहीं कर रहे हैं हम लोग इसको, ये पैसा मैंने कंजम्पशन पर्पज के लिए नहीं है ये एसेट क्रिएशन करेगा। ये जो पैसा स्टेट को ग्रांट मिला है, कंडीशनल हो या नॉन कंडीशनल हो, इस तरीके से भी, तो इसलिए इसको माइनस करने के लिए कह रहा है इफेक्टिव में। ठीक है, रेवेन्यू डिफिसिट देखे, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट देखे। अब आते हैं फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट क्या है? अब ये बड़ा टर्म हो गया। अब ये मैंने कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को मिला के, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि दोनों रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस माइनस क्या? टोटल एक्सपेंडिचर से क्या माइनस करेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट, जो भी रेवेन्यू का जो मैंने पैसा था, रेवेन्यू रिसिप्ट को हटाए, प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, जो कर्ज कर्ज नहीं क्रिएट कर रहा हो, जो डेब्ट क्रिएट नहीं कर रहा हो, वो सब कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सा नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट होगा? कैपिटल रिसिप्ट में ऐसा कौन कौन सा था जो डेब्ट क्रिएट नहीं कर रहा था? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे हम लोग पीएसयू का, तो वो डेब्ट क्रिएट नहीं करेगा। अगर डिसइन्वेस्ट करेंगे हम लोग, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे पीएसयू का, तो क्या हम लोग पे कर्ज बनेगा क्या वो गवर्नमेंट पे? नहीं ना। तो पहला वो हो गया। फिर अगर जो लोन था, लोन दिए थे वो रिकवर कर लिए, तो वो भी डेब्ट नहीं क्रिएट करेगा हमारे पे, तो वो भी हो गया। अगर गवर्नमेंट का लैंड बेच रहे हैं तो वो भी डेब्ट क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन वही बोरोइंग करेंगे, बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला कह रहा हूँ, ये डेब्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये भी डेब्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये भी डेब्ट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक, लेकिन ये डेब्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड करके, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब कैपिटल रिसिप्ट का माइनस कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल डिफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ हमारा, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को से क्या माइनस कर रहे हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट रिसिप्ट, और यहाँ पे वही है कैपिटल रिसिप्ट जो नॉन डेब्ट है, याद रखना। वो बोरोइंग वाला पार्ट को एक्सक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो चार लिखाया था रिसिप्ट में, कैपिटल रिसिप्ट में जो चार लिखाया था, उसमें से जो लास्ट वाला डी था, वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो डेब्ट क्रिएट कर रहा है वो। ठीक है, तब अगर माइनस किए तो जो बचेगा वो फिजिकल डिफिसिट होगा। फिजिकल डिफिसिट मैंने साल भर का जो अपना जो भी इनकम था और एक्सपेंडिचर था, उसको माइनस किए, और जो आया वो एफटी हुआ। ठीक है, अब फिजिकल डिफिसिट होता है तो अगर बढ़ता है, या फिजिकल डिफिसिट हो गया तो क्या होगा? मे लीड टू हाई इंटरेस्ट बर्डन। हाई इंटरेस्ट बर्डन, अच्छा, ये अगर ऑप्शन में लिखा रहेगा तो टिक मारोगे, क्यों मारोगे वो बताओ। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है,
क्राउड आउट। चलो हिंट्स दे रहा हूँ। क्राउड आउट एक रिलेटेड इससे कॉन्सेप्ट है। अगर फिजिकल डिफिसिट हुआ गवर्नमेंट का तो हाई इंटरेस्ट बर्डन होगा, ठीक है, मे लीड टू हाई इंटरेस्ट बर्डन, ठीक है। तो कैसे? अरे देखो, फिजिकल डिफिसिट हो गया यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा का कमी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बॉन्ड इशू करेगा या सिक्योरिटी अपना इशू करेगा, तो पैसा मांगने निकलेगा, तो बैंक से ही निकलेगा पैसा मांगने, ठीक है। तो बैंक भी पैसा निकला, मैंने बैंक भी पैसा देने, तो मैंने पैसे का डिमांड है, मनी का डिमांड है, तो बैंक वगैरह क्या कर लेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट हाई कर लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हाई कर लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट भी मांग रहा है, और गवर्नमेंट अगर पैसा मांग रहा है, और पब्लिक प्लेयर तो ऐसे ही बैंक से ही पैसा लेते हैं, प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, और गवर्नमेंट का डिफिसिट है बोल के वो पैसा मांगने निकला है अपना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के या फिर कुछ किसी भी अलग चैनल से, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट भी पैसा मांग रहा है और प्राइवेट प्लेयर भी पैसा मांग रहा है, और गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, ठीक है, हायर इंटरेस्ट में मिल गया गवर्नमेंट को, तो यहाँ से क्या हो गया, पैसा गायब हो गया, प्राइवेट प्लेयर के लिए पैसा ही नहीं है, उसको क्राउड आउट बोलते हैं, क्राउडिंग आउट। अभी देखेंगे नीचे में इस चीज को क्यों क्राउडिंग आउट हो गया। एक तो गवर्नमेंट क्या किया, खुद तो डिफिसिट था, फिजिकली डिफिसिट था, उसको जो अभी बोरोइंग होगा, जो बोरोइंग करने निकलेगा, पहला तो ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे क्योंकि डिफिसिट है, गवर्नमेंट नेगेटिव में है, तो जहां से भी पैसा उठाएगा वो उसको हाई इंटरेस्ट रेट में देगा, ठीक है, गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट का मजबूरी है, ठीक। तो हाई इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा दिया, और पैसा जो कि मैंने निकल रहा है, पैसा वापस जा रहा है, ये मनी सप्लाई से बाहर जा रहा है, क्यों बाहर जा रहा है, क्यों बाहर जा रहा है कि पब्लिक के पास नहीं पहुंच रहा है, मनी सप्लाई से बाहर जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और गवर्नमेंट के पास जा भी क्यों रहा है, जो अपना फिजिकल डिफिसिट को ये कर सके, मैनेज कर सके, बोरोइंग कर रहा है, अगर बोरोइंग करेगा तो फिजिकल डिफिसिट उसका ये होगा। अब तो इसकी वजह से वो क्राउड आउट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, प्राइवेट प्लेयर के पास पैसा ही नहीं बच रहा है लेने के लिए। फिर और क्या होगा, अगर फिजिकल डिफिसिट बढ़ गया तो ब्रिंग डाउन क्रेडिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, कंट्री का जो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है, जानेगा कि वहाँ का गवर्नमेंट का मैंने फिजिकल डिफिसिट चल रहा है। अब जैसे वेनेजुएला वगैरह हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिजिकल डिफिसिट में डूबा हुआ है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाएगा ही नहीं कंपनी, क्योंकि जानता है कि पाकिस्तान कभी भी डूब सकता है, ठीक है, क्राइसिस में ऑलरेडी जूझ रहा है, तो इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है इकोनॉमी का। इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल है ये, फिजिकल डिफिसिट इन्फ्लेशन बढ़ाने का पूरा पोटेंशियल रखता है, ठीक है। तो ये सब है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ बताया हूँ और भी कुछ है बहुत सारा यहाँ पे, ठीक है। रिलेट करने वाला चीज है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिलेट कर लेना, फिजिकल डिफिसिट का अंडरस्टैंडिंग रहेगा क्लियर कट कि गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ गया खर्च करने के लिए, ठीक है, जो रेवेन्यू कम पड़ गया एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो उस केस में उसको बोलेंगे फिजिकल डिफिसिट। और फिजिकल 1 साल के लिए होता है, 1 ईयर। तो आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट कोविड के टाइम में 9.1% के अराउंड फिजिकल डिफिसिट था इंडियन गवर्नमेंट का। उसके बाद हर साल गवर्नमेंट, 2021 का बता रहा हूँ, उसके बाद हर साल गवर्नमेंट कुछ कुछ कम करते करते 2024 तक आते आते अभी गवर्नमेंट के पास 5.6% फिजिकल डिफिसिट है, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट है, याद रखना। नहीं भी ये रहेगा कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखना कि फिजिकल डिफिसिट 6% से कम है, पहले 9% हो गया था कोविड में, कमाते कमाते अब इंडियन गवर्नमेंट 6% से कम किया है, जबकि उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन मैंने थ्रू एक्ट 3% से कम रखने का है, FRBM एक्ट के थ्रू से। FRBM एक्ट है एक जो फिजिकल कंसोलिडेशन का बात करता है, फिजिकल कंसोलिडेशन, वो कहता है गवर्नमेंट को कि आपको अपना जो पैसा जो भी मैंने ये है उसको संभाल के खर्च करना है और टाइट रहना है थोड़ा। तो FRBM एक्ट 2003 में आया था, इसको 2016 में बाद में रिव्यू किया गया, अब नीचे में देख लेंगे, ठीक है। प्राइमरी डिफिसिट, जैसे हम लोग फिजिकल डिफिसिट देखें तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर और माइनस जो भी रेवेन्यू था उसको किए, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी डिफिसिट क्या है, तो प्राइमरी डिफिसिट में फिजिकल डिफिसिट से ही अगर हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं, अगर हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट जो भी हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है जो बोरो किया है, तो उस पैसे को अगर हटा देते हैं तो उसको हम लोग प्राइमरी डिफिसिट बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी डिफिसिट अच्छा है, अगर ज्यादा मैंने ज्यादा रहेगा तो अच्छा है कि कम रहेगा कि अच्छा है, ठीक है, सोच के बताओ।
प्राइमरी डिफिसिट ज्यादा रहेगा तो अच्छा है कि कम रहेगा तो अच्छा है? लगाओ दिमाग। कम रहेगा तो अच्छा है। हाँ। कम रहेगा तो अच्छा है। लो पीडी इज नॉट हेल्दी। क्यों? अरे भाई, अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बोरो किए रहेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब फिजिकल डिफिसिट से माइनस हो रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, और पीडी कम हो जा रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है, ये लो पीडी क्या बता रहा है, लो प्राइमरी डिफिसिट बता रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करके बैठा हुआ है। ठीक है, बोरोइंग बहुत गवर्नमेंट का बहुत हाई है। इससे क्या है, इकोनॉमी पे भरोसा कम रहेगा अगर प्राइमरी डिफिसिट कम है तो। ठीक है, इसीलिए मैं ये पूछा क्वेश्चन। ठीक है, रिलेट करना ना, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, बोरो किया है तो इंटरेस्ट सर और पेमेंट। एक बार हाँ। रिपीट कर देंगे सर थोड़ा। नहीं, आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा क्लियर और थोड़ा तेज सर बोलो। क्या बोले वो सर प्राइमरी डेफिसिट का थोड़ा रिपीट कर देंगे। हेलो, फिर से पूछो, थोड़ा आवाज ऊंचा करो, आवाज सुना ही नहीं दे रहा है बिल्कुल। वो प्राइमरी डेफिसिट का थोड़ा रिपीट कर दे सर। हाँ हाँ, प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट जो भी है, उससे हम माइनस कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी हमको इंटरेस्ट पे करना है अपना, जो लोन लिए हैं, जो बोरो किए हैं पैसा, उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं, मेरा क्वेश्चन था कि प्राइमरी डिफिसिट अगर ज्यादा रहेगा तो अच्छा कि कम रहेगा तो अच्छा। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट पेमेंट अगर हाई है, हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट अगर बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, ज्यादा दे रहे हैं, मतलब फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो रहा है, मतलब प्राइमरी डिफिसिट कम हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट क्यों ज्यादा दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग का बोरोइंग हाई है। और जहाँ पे बोरोइंग हाई रहता है, जैसे कि पाकिस्तान आज के डेट में, उसका बोरोइंग हाई है, तो वैसे इकोनॉमी पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जो रेटिंग वगैरह है सब कमा देता है। ठीक है, तो जो पीडी अगर लो रहेगा, अगर प्राइमरी डिफिसिट अगर लो रहेगा, तो मतलब वो जो जो कंट्री है ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, इसलिए हाई मैंने प्राइमरी डिफिसिट ज्यादा रहने से अच्छा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट काउंट कर रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं हम लोग। याद रखना, कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बता रहा है कि फिजिकल डिफिसिट से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे, इसका मतलब हम लोग का बोरोइंग हाई है। ठीक है, बोरोइंग हाई है, तो बोरोइंग अगर हाई रहेगा तो हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, और कर्ज में डूबा हुआ कंट्री कभी भी अच्छा सिग्नल नहीं देता है एज ए मनी मार्केट। तो इसीलिए लो पीडी इज नॉट हेल्दी साइन फॉर इकोनॉमी। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, फिर से बताऊं? समझे? हाँ सर समझ में आ गया। हाँ, और नहीं आया तो फिर ये नोट को एकदम मेमोराइज कर लो कि लो पीडी इज नॉट हेल्दी साइन। बस, फिजिकल डिफिसिट कम रहेगा तो अच्छा है, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। अभी 5.6% है, एफआरबीएम एक्ट उसको 3% से कम रखने के लिए बोलता है। ठीक है, और घटा के 0% पे लाने के लिए बोला है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। और रेवेन्यू डिफिसिट को, मैंने रेवेन्यू डिफिसिट को 3% पे बोला था, और इसको घटा के 0% पे लाने के लिए बोला है, स्लोली स्लोली। ये एफआरबीएम एक्ट है 2003 का, जो कि फिजिकल कंसोलिडेशन का बात कर रहा है। वही कह रहा है कि मैंने जो भी डिफिसिट वगैरह है उसको थोड़ा अच्छे से गवर्नमेंट को टाइट रखने के लिए। ठीक है, और लेटर 2016 में इसको एनके सिंह कमेटी रिव्यू किया था इसी एक्ट को। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट को ये जब रिव्यू किया था, 2016 में रिव्यू किया था एनके सिंह कमेटी, तब उसके नेक्स्ट ईयर 2017 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, इसी जो रिव्यू किया था उसी का पॉइंट से। ठीक है, तो मोस्टली ये मैंने करंट अफेयर से ही क्वेश्चन उठ के आएगा। अगर आना हुआ कभी, मान लो न्यूज में आ गया एफआरबीएम एक्ट, ठीक है, किसी कारण से मान लो अभी 2024 में ही, 25 में इसको रिव्यू किया फिर से कोई कमेटी, कि अब कैसा होना चाहिए अपना फिजिकल डिफिसिट, कैसा होना चाहिए अपना रेवेन्यू डिफिसिट, किस लेवल पे होना चाहिए, और वो कमेटी को रिव्यू किया और बोल दिया इतना परसेंट होना चाहिए, तो उस पे क्वेश्चन उठ के आया था डायरेक्ट यूपीएससी 2017 या 18 में। ठीक है, 2016 में रिव्यू करने बैठा था वो लोग, 17 में रिपोर्ट दिया, 18 में क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, याद रखना, एफआरबीएम एक्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बात कर रहा है फिजिकल कंसोलिडेशन का। ठीक है, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट लाए थे, इसको रिव्यू फिर मोदी गवर्नमेंट करवाया। अब ये है 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, 2021 से 26 तक का है, हमारे लिए रिलेवेंट है अभी भी। ठीक है, जो सबसे रिमार्केबल पॉइंट है कि
वर्टिकल डिवोल्यूशन ये कह रहा है, फाइनेंस कमीशन कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितना भी तुम्हारा फंड है, जो भी तुम्हारा कलेक्शन है, उसका 41% तुम स्टेट को दे दो। ठीक है, मनी स्टेट को दोगे 41%, जो भी तुम्हारा पैसा कलेक्शन हुआ है उसमें से। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि डायरेक्टली कह रहा है कि तुम स्टेट को दे दो। अब स्टेट को बीच में कैसे जाएगा पैसा, वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, उसके लिए वेट असाइन किया है। तो यूपीएससी 2023 में इसी में से पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दिया था और बोला था कि इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर ऐसे कर दिया था। ठीक है ना, कौन सा नहीं है पूछा था। याद रखना कौन कौन सा पैरामीटर लिया है वेट, मैंने वेट असाइन करने के लिए। पॉपुलेशन देखेगा। ठीक है, पॉपुलेशन 15% रखा है। ठीक है, बोला कि जिसका पॉपुलेशन मैंने जो अपना कंट्रोल रखेगा उसको 15% वेटेज दिया जाएगा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में। जिसका एरिया, ठीक है, एरिया के हिसाब से, जैसे मान लो यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, तो एरिया वाइज से बड़ा है, उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, उसको 15% वेटेज दिया कि मैंने तुमको 15% वेटेज एरिया के हिसाब से भी दिया जाएगा। फिर जो फॉरेस्ट को इम्प्रूव करेगा, इकोलॉजी को, उसको 10% वेटेज दिया, जो दिखा पाएगा कि मैं फॉरेस्ट्री इकोलॉजी को मैंने इम्प्रूव किया हूँ अपना, उसको 10% वेटेज दिया। ये इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसा मैंने एक्सपेक्ट करना कि स्टेट के ऊपर मैंने ये करना, ड्यूटी देना कि तुमको ये चीज करना पड़ेगा तब जाके तुमको पैसा मिलेगा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था फाइनेंस कमीशन से। लेकिन फाइनेंस कमीशन इसको इंट्रोड्यूस किया था कि फॉरेस्ट वगैरह देखेगा स्टेट का। जैसे मान लो केरला में स्टेट का अच्छा ये हुआ है। ठीक है, तो फॉरेस्ट वगैरह अच्छा से लगा के रखा है। ठीक है, वही महाराष्ट्र पूरा कटिंग कर दिया, अपना पेड़ वेड़ सब काट के गिरा लिया। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही 41% से जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये सब पैरामीटर मैंने वेटेज जो होगा 10% वेटेज। ठीक है, इनकम डिस्टेंस, जो जो मैंने अच्छे से इनकम जनरेट कर पाएगा, जॉब जनरेट कर पाएगा, वो लोग के लिए उस केस में 45% रखा गया है। सबसे ज्यादा वेटेज यही वाला रखा गया, इनकम डिस्टेंस। ठीक है, इनकम डिस्टेंस। और क्या, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, टैक्स एंड इसका शायद 2.5% था। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, जो भी अपना स्टेट अपना टैक्स अच्छे से कलेक्ट कर रहा है या फिर अपना फिजिकली बहुत मैंने स्ट्रांग रखा है, उधार जो लिया है चुका दे रहा है टाइमली। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट में नहीं है, तो लोग को इतना % वेटेज मिलेगा। और लास्ट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जो यूथ है, एजुकेटेड है, मैंने अच्छा परफॉर्म कर रहा है यूथ। ठीक है, पॉपुलेशन तो हेल्दी है, एजुकेटेड है, तो वो सब पे 12.5% का वेटेज दिया था। तो ये वेटेज कितना % है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाईएस्ट याद रखना इनकम डिस्टेंस पे, और लोएस्ट याद रखना टैक्स फिजिकल एफर्ट पे। ठीक है, वेटेज दे रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, और 6 का 6 ये नाम याद रखना है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे वेटेज दे रहा है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस पे, इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट के बेसिस पे, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ये फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट 2021-26 तक का, जिसको लागू करेगा, जो चलेगा, इंप्लीमेंट होगा, वो उसका रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें ये चीज बोला है 15 फाइनेंस कमीशन लाइए करने के लिए। पहला बोला वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट 41% फंड, जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 41% फंड स्टेट में जाएगा। अब स्टेट के बीच में कैसे बटेगा, वो ये पैरामीटर हॉरिजॉन्टल हो गया अब। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में वो ये पैरामीटर देखेगा, 6 पैरामीटर। ठीक है, यूपीएससी 2023 में पूछा है सेम क्वेश्चन, वहां पे बोला था कि इनमें से कौन सा वेटेज नहीं ले रहा है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में कौन सा वेटेज नहीं ले रहा है। ठीक है, मुझे याद नहीं आया, नहीं तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रख देता। मैं 2023 में क्वेश्चन पूछा है। अब छोटा मोटा कीवर्ड बचा है, जो बजटिंग प्रिंसिपल, जब हम लोग बजट बनाते हैं गवर्नमेंट, उसमें क्या क्या छोटा मोटा चीज देखता है गवर्नमेंट। जीरो बेस्ड बजट, इसका मतलब है कि पीछे का कुछ भी नहीं देखना। मतलब इस बार बना रहे हैं ना, तो पीछे का जो भी मैंने, जैसे पीछे मान लो कि खर्च हुआ था रोड पे बहुत ज्यादा और कुछ काम भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सब बायसनेस नहीं रखना है। एजुकेशन पे खर्च हुआ और कुछ भी आउटपुट अच्छा नहीं आया, उल्टा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज सहना पड़ा। हेल्थ पे खर्च हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, या फिर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो सब बायसनेस, ये अच्छा हुआ खराब हुआ, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, जीरो बेस्ड बजट, कि मतलब पीछे का कुछ भी ध्यान नहीं देंगे। टेक्निक अंडर विच
बजट प्रिपेयर्ड एज्यूमिंग दैट देयर वाज नो बजट इन द प्रीवियस ईयर। मैंने ऐसा एज्यूम करते हैं कि पीछे का हम लोग कुछ भी मैंने नहीं ये कंसिडर करेंगे, नया बजट और नए सिरे से बताएंगे और एलोकेट करेंगे उस हिसाब से कि हाँ एजुकेशन में जरूरी है तो हाँ जरूरी है तो देंगे, हेल्थ में जरूरी है तो हाँ जरूरी है, उसका पीछे का परफॉर्मेंस कैसा रहा बजट का उससे कोई मतलब नहीं, जरूरी है तो देंगे रैशनैलिटी पे, ठीक है। उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजट। वैसे ही आउटकम बेस्ड बजट या फिर परफॉर्मेंस बजट प्रिपेयर्ड बाय इवैल्यूएटिंग द क्वालिटेटिव इम्पैक्ट। अब जो भी मैंने एलोकेशन हुआ था पिछले साल उसका इम्पैक्ट देख के कि मैंने हाँ हेल्थ पे खर्च किए थे, अब हॉस्पिटल बनाए तो उस हॉस्पिटल का बनाने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्वालिटेटिव इम्पैक्ट कि वहाँ के लोग ठीक हुए कि नहीं, वहाँ के लोग मैंने रिकवर कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ से पोलियो एलिमिनेट हुआ कि नहीं, कितना परसेंट अभी पेशेंट बचे वहाँ पे। तो इम्पैक्ट देख के अगर ये कर रहे हैं तो उसको आउटकम बजटिंग बोलते हैं या परफॉर्मेंस बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, छोटा छोटा डेफिनेशन एग्जाम हॉल में मैंने दे देगा 4, मैंने ऐसे ही कीवर्ड और बोलेगा कि इनमें से कौन सा है जो बेस्ट डिफाइन कर रहा है, पता रहेगा तभी, ठीक है। जेंडर बजट ओपीएससी मेंस पूछा था डायरेक्टली जेंडर बजट क्या होता है, ठीक है। कितने मार्क्स में पूछा था नहीं याद है मुझे, लेकिन पूछा था, ये जेंडर बजट पूछा था, ठीक है। तो मैंने ऐसा लग रहा है कि जेंडर बजट की अलग से जेंडर के लिए अलग से एक मैंने बाकी सब बजट रहेगा उसमें जेंडर से एक अलग जेंडर का सेक्शन अलग रहेगा उसके लिए। ये नॉट अ सेपरेट बजट, ये सेपरेट बजट नहीं है बट विद इन द जनरल बजट के अंदर में ही रहेगा। बस जो भी रहेगा मैंने वुमेन के लिए थोड़ा जेंडर सेंसिटिव रहेगा बजट, कीप इन व्यू जेंडर सेंसिटिवनेस। 2 पार्ट है कि वुमेन स्पेसिफिक स्कीम, एक सेकंड ये रिपीट हो गया है, ठीक है। ये जेंडर बजटिंग का 2 पार्ट है। वो तो कह रहा है कि मैंने सेपरेट बजट नहीं है ये, जनरल बजट के साथ ही रहता है ये, और ये जेंडर सेंसिटिविटी का बात करता है कि महिला के लिए जो भी स्कीम ला रहे हैं उसमें थोड़ा सेंसिटिवनेस दिखाइए। वुमेन स्पेसिफिक स्कीम रहेगा, ठीक है, वुमेन स्पेसिफिक स्कीम कि वुमेन के लिए ये स्कीम, वुमेन के लिए वो स्कीम, ठीक है, स्पेसिफिक रहेगा वहां पे मेंशन। और प्रो वुमेन स्कीम मतलब अगर कोई स्कीम आ भी रहा है तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कि वुमेन का मैंने वुमेन प्रो रहेगा स्कीम, ठीक है। ये 2 पार्ट है जेंडर बजटिंग का। यही चीज ओपीएससी मेंस में पूछा था अपना कि जेंडर बजटिंग क्या होता है। मेंस में लिखने के लिए इसके पास स्टफ अभी दूसरा चाहिए, मटेरियल अभी दूसरा चाहिए, प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही मटेरियल चाहिए, ठीक है। 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये याद रखना, 2005 और 6 वाले बजट में, ठीक, याद रखना ये सेपरेट बजट नहीं है, इंपॉर्टेंट है और उसी में इंक्लूडेड रहता है। और क्या बात कर रहा है ये, जेंडर सेंसिटिविटी का बात कर रहा है। 2 इसका कैटेगरी है, एक है कि वुमेन स्पेसिफिक स्कीम को लाओ और प्लस जो भी और भी कोई स्कीम ला रहे हो तो वो प्रो वुमेन स्कीम होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का बात कर रहा है। अब बचा छोटा मोटा अब बचा कीवर्ड वगैरह जो न्यूज में रहा है। ये 3-4 साल ये ऑफ बजटिंग गवर्नमेंट ट्राई करते रहा है। ये हो सकता है कि अभी मैंने यही गवर्नमेंट अभी मैंने जब पैसा का शॉर्टेज मार जाए तो फिर से ऑफ बजटिंग शुरू कर दे। ऑफ बजटिंग होता क्या है, मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि जैसे मान लो बीपीसीएल है, पीएसयू, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट क्या किया, इससे इसका जो प्रॉफिट था लेके खर्च कर लिया, ठीक है। अब ये अपना अकाउंट में नहीं लिखेगा, कौन से अकाउंट में, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेगा, मेंशन नहीं करेगा ये इसको बोला बीपीसीएल को बोला कि तू बॉन्ड इशू कर और बॉन्ड इशू करके पैसा मार्केट से उठा और जो पैसा कलेक्शन होगा वो मुझे दे देना। इसका प्रॉफिट वाला तो इंक्लूड होगा, इंक्लूड किस में होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का में होगा अगर प्रॉफिट इसका लेगा तो। लेकिन इसको क्या बोला, रिक्वेस्ट क्या किया बीपीसीएल को कि तू एक बॉन्ड इशू कर और उसमें पैसा तू उठा अपने नाम पे, उठा पैसा और पैसा जो भी आएगा वो मैं ले लूंगा, गवर्नमेंट ले लूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट ले लेगा। तो उसको बोलते हैं ऑफ बजटिंग। तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट को अपना इसमें दिखाना नहीं पड़ा जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो ये फिजिकल डिफिसिट में इसका डाटा चढ़ा नहीं, एंट्री हुआ नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इससे क्या रखा कि अपना फिजिकल डिफिसिट में डाटा चढ़ने नहीं दिया और बाद में जब बीपीसीएल जब गवर्नमेंट के पास जब हो गया पैसा तो बाद में बीपीसीएल को पैसा दे दिया वापस और ये अपना जो बॉन्ड इशू किया था उसको अपना फिर से वापस ले लिया,
पैसा लोगों को लौटा दिया। समझ गए? ये होता है। या फिर एक बार ऐसा भी हुआ था कि जो नेशनल फूड कॉर्पोरेशन है, एनएफसी करके, नेशनल फूड कॉर्पोरेशन जो तुम्हारा गोडाउन रखता है, जो सारा ग्रेन वगैरह रखता है, तो एक बार गवर्नमेंट इसको भी बोला था वैसे ही। एक बार गवर्नमेंट एनएफसी का बॉन्ड इशू करवा के पैसा लिया और खर्च किया, और इसके लिए जितने भी मनी इकोनॉमिस्ट लोग थे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोले थे कि रेटिंग एजेंसी खराब रेट करेगा इंडियन कंपनीज वगैरह को, स्टॉक मार्केट को, अगर गवर्नमेंट बार बार इस चैनल को यूज करते रहा तो। गवर्नमेंट 2019 से बार बार इसको यूज करते रहा है, ठीक है, कभी भी यूज कर सकता है। अभी तो हाल फिलहाल में नहीं किया है बल्कि न्यूज में नहीं है, लेकिन याद रखना कि रेफर्स टू एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय पीएसयू थ्रू मार्केट बोरोइंग बेस्ड अपॉन गारंटी फॉर रिपेमेंट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको गारंटी दे रहा है पीएसयू को कि मैं तेरे को पे कर दूंगा, तू अपना मार्केट से बोरो कर और बोरो करके पैसा मुझे दे दे। उससे फायदा क्या होगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एंट्री नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इससे गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट वाला जो डाटा है वो उसमें एंट्री नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपना दिखा देगा क्या, लुक मैं अभी भी अपना फिजिकल डिफिसिट मेंटेन कर रहा हूँ, लेस देन 3% या लेस देन 2% जो भी मेरा डाटा है एज पर एफआरबीएम है, ठीक है। तो ये है ऑफ बजटिंग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3-4 साल लगातार गवर्नमेंट इसको यूज किया और ये कभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे बड़ा बात ये है, ये स्टेट गवर्नमेंट वगैरह लोग यूज कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट लोग भी यूज कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। फिजिकल ड्रैग, ये कीवर्ड है। इसमें फिजिकल ड्रैग होता क्या है, इसमें जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन पुश इनकम, इन्फ्लेशन बढ़ा, जैसे मान लो कि इन्फ्लेशन बढ़ते गया, तो जो प्राइवेट कंपनी के जो भी एम्प्लॉय थे वो लोग डिमांड किए अपना हाइक का इनकम का, तो जिसका 5 लाख था, ठीक है, जिसका 6 लाख था, उसको 7 लाख कर दिया। अब 7 लाख कर दिया तो ये लोग चले गए 7 लाख वाला कैटेगरी वाला स्लैब में। अब वहां पे गवर्नमेंट ये लोग से लेगा 5%, क्योंकि उससे पहले ये लोग 7 लाख से कम थे, तो ये लोग पे तो कोई भी टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स। लेकिन जैसे इसका जो फैक्ट्री था इनकम बढ़ाया तो 7 लाख हो गया, तो इसको बोलेंगे व्हेन इन्फ्लेशन पुशेस द इनकम। इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी इन लोग का इनकम बढ़ाया और इनकम बढ़ गया तो ये लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में चले गए, तो इसको बोलते हैं फिजिकल ड्रैग। फिजिकल ड्रैग याद रखना कीवर्ड, जब भी इन्फ्लेशन की वजह से इनकम बढ़ाया जाता है और वो हायर टैक्स ब्रैकेट में चला गया इनकम, तो उसको हम लोग फिजिकल ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। पंप प्रीमिंग, पंप प्रीमिंग, पंप करना, तो पंप करना मतलब थोड़ा स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट पैसा पंप कर रहा है ऑन पब्लिक वर्क टू रिवाइव द इकोनॉमी। याद रखना कोविड के समय में गवर्नमेंट किया था, जब इकोनॉमी पूरा ठप बैठ गया था, नेगेटिव चला गया था, ठीक है, नेगेटिव घुसते जा रहा था, तो उस समय गवर्नमेंट ये वाला चैनल यूज किया था। क्राउड आउट बता दिया हूँ, इफ गवर्नमेंट इनकर्ड फिजिकल डिफिसिट, अगर गवर्नमेंट फिजिकल डिफिसिट कर चुका है, देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ सेविंग अवेलेबल। पहला चीज क्या कि गवर्नमेंट तो फिजिकल डिफिसिट हो चुका है, माइनस में है गवर्नमेंट खुद, ठीक है। और दूसरा कि जो पैसा प्राइवेट प्लेयर को लेना था वो गवर्नमेंट लेके खर्च कर लिया है, और प्लस गवर्नमेंट का फिजिकल डिफिसिट है तो गवर्नमेंट को और पैसा चाहिए अपना काम करने के लिए, तो गवर्नमेंट जाके बैंक से मांग रहा है या फिर आरबीआई को बॉन्ड कह रहा है इशू करने के लिए, और कह रहा है कि जो भी बैंक के पास पैसा है उसको बैंक को बॉन्ड दे दो और उससे पैसा लेके मुझे दे दो। तो अब बैंक के पास पैसा ही नहीं है आम जनता को, प्राइवेट प्लेयर को देने के लिए पैसा, तो उस केस में क्या हो रहा है कि पैसा सारा क्राउड आउट हो चुका है, इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं पैसा, ठीक है। तो ये हो गया क्राउड आउट, इसका ऑपोजिट ही है क्राउड इन। यहाँ पे क्या है, व्हेन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दिया है, ठीक है, लीड टू राइज इन द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट अगर अपने स्पेंडिंग बढ़ा दिया है तो इससे क्या हो गया, सेंटीमेंट अच्छा है, लग रहा है कि प्राइवेट प्लेयर लोग को कि गवर्नमेंट चाह रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट हो, तो उससे क्या करेगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो लोग और इंटरेस्ट लेके इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, उसको क्राउडिंग बोलेंगे, ठीक है। मैंने प्राइवेट प्लेयर लोग आके बैंक से पैसा लेगा ज्यादा इंटरेस्ट में भी और इन्वेस्ट करेगा, उसको क्राउडिंग बोलते हैं। क्राउडिंग, क्राउड आउट, पंप प्रीमिंग, फिजिकल ड्रैग कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, याद रखना है तुमको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो पूछना, अभी कुछ डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। इंटरिम बजट को लेके ज्यादा परेशान मत होना, करंट अफेयर में उसका जो स्पेशलिटी है बता दिया हूँ। इंटरिम बजट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और ये हमेशा जब 5 इलेक्शन ईयर में, जो भी जब भी जनरल इलेक्शन ईयर होता है उस समय लाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नमेंट रहता है उसको तो 3-4 महीना ही है उसके पास
इलेक्शन खत्म होने के बाद नया गवर्नमेंट आएगा, तो तभी तक के लिए वो वोट ऑन अकाउंट यूज करके वो पैसा CFI से निकाल के खर्च करते रहता है वो 3-4 महीने के लिए। ठीक है, उसका जब गवर्नमेंट आ जाता है उसके बाद फिर से नया जनरल बजट लाता है। ठीक है, इंटरिम बजट के लिए और ज्यादा ज्यादा सर नहीं खपाना है और दुनिया जहां से पढ़ने मत बैठ जाना। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को और? चलो ठीक है फिर। अच्छा, मसाला बॉन्ड को पूछ लिया प्रियंका, बता दे रहा हूँ। हाँ देखो, सॉरी, मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड क्या है ना कि जैसे हम्म, मसाला बॉन्ड का खासियत क्या है, स्पेशलिटी जो है, ये डोमेस्टिक करेंसी में डिनोमिनेटेड होता है। जैसे मान लो इंडियन कंपनी है, MDH, MDH ले लो, मसाला ही का ले लो, MDH, इसको पैसा लेना है कहाँ से? फॉरेन से, USA से। तो ये क्या करेगा, ये मसाला बॉन्ड का एक ये लेके जाएगा, मसाला बॉन्ड, और मसाला बॉन्ड ले जाके USA का कोई भी बैंक या फिर कोई भी प्राइवेट प्लेयर से बोलेगा कि लुक, मेरे पास ये है, ठीक है, बॉन्ड में मैं ये लिखा हूँ कि तू मुझे डॉलर देगा, ठीक है, उसके बदले में तुझे मैं पैसा दूंगा, कितना दूंगा, इंटरेस्ट वगैरह सब मेंशन कर देगा उसमें। ठीक है, लेकिन जब मैं तुझे पैसा रिपे करूंगा तो वो डॉलर में नहीं रहेगा, वो रुपीज में ही रहेगा। ठीक है, इससे वो पैसा लेके गया डॉलर में, ठीक है, डॉलर में पैसा लेके जाएगा और खर्च करेगा, वहां जाके एक्सचेंज करके रुपीज में खर्च किया, लेकिन जब इसको पैसा रिटर्न करेगा, रिटर्न जब करेगा तो वे रुपीज में ही करेगा। ठीक है, रुपीज में ही खर्च करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि डोमेस्टिक करेंसी में ही डिनोमिनेटेड रहेगा। जो मसाला बॉन्ड से जो पैसा आएगा, मसाला बॉन्ड से जो, इससे फायदा क्या है इसका कि मैंने उसी करेंसी में क्यों लिया वो? देखो, डॉलर में मान लो कि जब वो लिया था तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज था, 80 रुपीज था, और वो ला के यहाँ पे खर्च किया 3-4 साल खर्च किया पैसा को, जब रिटर्न करने गया तो अब यहाँ पे $1 इज इक्वल टू हो चुका है 100 रुपीज। अब तो इसको ज्यादा भरना पड़ेगा ना, इसको ज्यादा भरना पड़ेगा। तो वो चीज ये नहीं चाहता है, ये चाह रहा है कि जो भी रिस्क हो, मैंने जो भी मैंने मार्केट के वजह से जो इन्फ्लेशन हो, जो भी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन हो, उसका ये रिस्क कंपनी नहीं चाहता है ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या कह रहा है ये कि मैं जो मैंने पैसा दूंगा वो रुपी डिनोमिनेटेड ही रहेगा, मुझे डॉलर से मतलब नहीं, उसको डॉलर के साथ कोई नहीं, तुम डॉलर में मुझे पैसा दे दो, मुझे डॉलर को पैसा दे दो, और मैं उसको यूज कर लूंगा, और जब मुझे रिटर्न करना होगा तो मैं इंडियन करेंसी में ही, जो भी डिनोमिनेटेड रहेगा वही पैसा मैं तुम्हें रिटर्न करूंगा मैं। ठीक है, तो मुझे डॉलर से कोई लेना देना नहीं रहेगा इससे, जो भी मार्केट की वजह से डॉलर और रुपी में जो भी चेंजेस आया रहेगा उससे वो सेव है, इम्यून है। ठीक है, ये स्पेशलिटी। ठीक है, और एक बार बताया था कि इंडियन इंडियन सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो था, IMF का, ये इशू करता है मसाला बॉन्ड, ये इशू करता है मसाला बॉन्ड। ठीक है, मैंने मसाला बॉन्ड पे पैसा भी देगा, और ये इसको अगर पैसा चाहिए तो हाँ, मसाला बॉन्ड पे ये, जैसे कोई कंट्री हो गया और उसको पैसा चाहिए तो मसाला बॉन्ड इसको IFC को दे के वो ले सकता है पैसा अपना। ठीक है, इशू करता है, मैं ये मसाला बॉन्ड एक्सेप्ट और इशू करता है ये IFC, बताया था जब IMF पढ़ा रहा था। और मसाला बॉन्ड के बारे में इससे ज्यादा जानना नहीं है, मुझे याद आ रहा है, मैं 3 छोटा छोटा कीवर्ड छोड़ा हूँ। ठीक है, वो कल के क्लास में एकदम याद से मैं डालूंगा। ग्लोबल डिपोजिटरी, ग्लोबल डिपोजिटरी, UPSC 2 साल पूछा है, ग्लोबल डिपोजिटरी, अमेरिकन डिपोजिटरी, इंडियन डिपोजिटरी। ठीक है, फिर पी नोट छोड़ा हूँ, पी नोट छोड़ा हूँ, ये 3-4 कीवर्ड है मैं छोड़ा हूँ, और एक मसाला बॉन्ड भी डिटेल में नहीं बताया था, कल फिर से बताऊंगा मसाला बॉन्ड, क्योंकि ये सब इन्हीं के साथ डील कर दूंगा एक पेज में। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा मोटा जो छूट गया है, और एग्रीकल्चर लार्ज छूटा हुआ है, एग्रीकल्चर, तो कल एग्रीकल्चर निपटा लेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो भी स्कीम है, और जो भी MSP का कैसे निकालते हैं, MSP क्या कंसीडर करता है, कौन कौन सा मार्केट फैक्टर इंक्लूड होता है MSP कैलकुलेट करते समय, MSP जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बनाने के लिए कह रहा है MSP को, तो उसके लिए MSP इंपॉर्टेंट है इस बार। कौन सा एग्रीकल्चर में कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, वो सब छोटा मोटा जो प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट है कल डिस्कस कर लेंगे। कल का क्लास ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन कल डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को, एग्रीकल्चर वाला पार्ट को स्पेशली। और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट बचा, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, वही एनर्जी, रोडवेज, एयरवेज, तो ये सब चीज़ में मैंने मेंस प्योरली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, ये मेंस ओरिएंटेड ही है ये।
क्योंकि जो मेंस ओरिएंटेड में इन्वेस्टमेंट था उससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन रहा था। अब इसमें क्या बनेगा क्वेश्चन, इसमें तो करंट अफेयर अगर बनेगा कि अगर रोडवेज में अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लाया है तो वो स्कीम का नाम क्या है पूछेगा, वो स्कीम में क्या, एयरवेज में सिविल एविएशन में कितना खर्च किया है गवर्नमेंट, कितना एलोकेट किया है, कौन सा स्कीम है, उड़ान स्कीम है, क्या है, वो सब करंट अफेयर बेस्ड बनेगा। ठीक है, और नहीं तो वो मेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर में वो एग्जांपल बनेगा कि हाँ उड़ान स्कीम है, एयर अगर सिविल एविएशन से रिलेटेड कोई भी मार्केट में चीज घट रहा है उसको अच्छा करने के लिए क्या क्या स्कीम है, गवर्नमेंट क्या क्या अपने स्टेप्स लिया है, इनिशिएटिव क्या लिया है, तो सब एग्जांपल लिखने के लिए होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो मैंने जो प्रीलिम्स कीवर्ड होगा मैं कोशिश करूंगा कल ही इंक्लूड कर दूंगा इसी में। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक दो मैंने टॉपिक मुझे जो लग रहा है कि प्रीलिम्स के लिए जानना जरूरी है तुम्हारा का इंफ्रास्ट्रक्चर में ही, वो कल में डाल के कल ही इकोनॉमिक का लास्ट क्लास खत्म कर देंगे। जो भी कीवर्ड में से छूटा है इंपॉर्टेंट कल मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, चलो कुछ डाउट होगा तो कल पूरा जो भी अभी तक पढ़े हो, ठीक है, इन्फ्लेशन वगैरह मैं तो नहीं पढ़ाया हूँ और मैं क्लास भी नहीं देखा हूँ अभी तक कि सर क्या पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। बाकी वैसा कुछ होगा उसमें से कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।